डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर वाली वीडियो में हमने शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा। वहाँ पे हमने बात की कि पहले शेल के अंदर एक सब शेल होता है जिसको हम एस सब शेल कहते हैं। दूसरे शेल के अंदर दो सब शेल होते हैं जिसको हम एस और पी सब शेल कहते हैं। तीसरे शेल के अंदर तीन सब शेल होते हैं एस, पी और डी। और चौथे शेल के अंदर चार सब शेल होते हैं एस, पी, डी और एफ। अब अगली बात जो निकल के आती है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पहले किस सब शेल के अंदर जाएंगे, किस सब शेल के अंदर इंटर होंगे। इधर वो पहले डी सब शेल को फिल करेंगे, पी सब शेल को फिल करेंगे, एस सब शेल को फिल करेंगे या एस सब शेल को फिल करेंगे। किस सब शेल की जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन से वो पहले होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम के सब शेल्स के अंदर वो किस तरीके से होती है। और इसी को लेकर लास्ट में फिर हम कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ रूल्स हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं रूल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में पहला रूल है एफ बाउ प्रिंसिपल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके या वीडियो में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि इन डिस्कशंस को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। तो एफ बाउ प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि सब शेल्स जो होते हैं हर सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इंटर हो सकते हैं। एस सब शेल हमने पढ़ा, एस के बाद पी सब शेल, पी के बाद हमने डी सब शेल पढ़ा और एफ सब शेल। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इंटर हो सकते हैं, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इंटर हो सकते हैं और एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको एस ऑर्बिटल ही कहते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल के अंदर आएंगे। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम पी एक्स, पी वाई और पी जी ऑर्बिटल कहते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन में से हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। और जो एफ सब शेल है इसमें मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ओरिएंटेशंस होती हैं इसकी। हर ऑर्बिटल में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये 14 इलेक्ट्रॉन जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि हर सब शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो सकते हैं। अगर आपको ये पता होगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ठीक तरीके से लिख सकते हैं। तो एफ बाउ प्रिंसिपल एक्चुअली हमें बताता क्या है? ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो सब शेल्स की फिलिंग है, जब इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के अंदर फिल होते हैं तो वो एनर्जी वाइज फिलिंग होती है। जो लो एनर्जी के सब शेल होते हैं वो पहले फिल होते हैं और जो हाई एनर्जी के सब शेल हैं वो बाद में फिल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश होती है कि वो लो एनर्जी सब शेल में रहें। जितना इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी सब शेल में होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो एफ बाउ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? सब शेल्स आर फिल्ड, सब शेल्स आर फिल्ड, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। जो सब शेल्स की फिलिंग है वो उनकी एनर्जी के लिहाज से होती है। दूसरे नंबर पे लो एनर्जी सब शेल्स, लो एनर्जी सब शेल्स, जो लो एनर्जी के सब शेल्स होते हैं आर फर्स्ट फील्ड। जो पहले फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से वो कौन से सब शेल होते हैं? वो लो एनर्जी के सब शेल होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर हाई एनर्जी के सब शेल्स में जाते हैं। अब किन सब शेल्स की एनर्जी लो होगी, किन सब शेल्स की एनर्जी हाई होगी, उसको डिसाइड करने के लिए भी एक रूल है। उस रूल को हम कहते हैं N+L रूल।
N+L रूल। इस रूल की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि किस सब शेल की एनर्जी कम होगी, किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये N जो है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो L है ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो हम किसी भी सब शेल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू कम आएगी किसी सब शेल के लिए तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उस सब शेल की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। सपोज़ हम देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं 2p और 3p सब शेल की एनर्जी को, कि किसकी एनर्जी कम होती है और किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये जो शुरू पे नंबर लिखा होता है ये तो ज़ाहिर करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी ये शेल को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब है कि इसमें जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी, इसमें n की वैल्यू क्या होगी 3। इस नंबर को देख के आपको पता चल जाता है कि हम किस शेल की बात कर रहे हैं, जो n नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का तो हमें यहाँ से पता चल जाता है। अब जो p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी, 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2 एंड 3। 0 s सब शेल के लिए, जो 1 होती है वो p सब शेल के लिए, जो 2 होती है वो d सब शेल के लिए, और 3 f सब शेल के लिए। तो p सब शेल के लिए जो l की वैल्यू है, जो l की वैल्यू है वो 0 होती है। तो यहाँ पे भी l की वैल्यू 0 होगी क्योंकि सब शेल तो p है। अब इसको ऐड कर दो, 2 + 0 कितना आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 3 + 0 कितना आंसर आ जाएगा 3। तो किसकी वैल्यू कम आ रही है, 2p की वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब 2p की एनर्जी कम होगी और 3p की एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें 3s और 3p को, 3s और 3p को कंपेयर करें तो ये वाला जो नंबर है ये तो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो n की वैल्यू इसके लिए भी 3 है और इसके लिए भी 3 है। अब l की वैल्यू निकाल लो। s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है और p सब शेल के लिए l एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। ऐड कर दो, 3 + 0 तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे 3 + 1 ये कितना हो गया 4। तो कौन सी वैल्यू कम आ रही है, ये वाली। इसका मतलब है कि 3s की एनर्जी कम होती है और 3p की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम किसी भी दो सब शेल्स को कंपेयर करके या दो से ज़्यादा सब शेल्स को कंपेयर करके उनकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात, अगर दो सब शेल्स की n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर कैसे हम डिसाइड करते हैं। फिर डिसाइड किया जाता है जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसको हम कम एनर्जी का सब शेल कंसिडर करते हैं। जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसको हम कम एनर्जी का सब शेल कंसिडर करते हैं। इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंपेयर करते हैं 3d और 4p सब शेल को। तो इसके लिए n की वैल्यू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसके लिए n की वैल्यू 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू d के लिए होती है 2 और l की वैल्यू p सब शेल के लिए होती है 1। ऐड कर दो, 3 + 2 कितना हो गया 5, 4 + 1 कितना हो गया 5। अब दोनों की जो n+l की वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी उसकी एनर्जी को लो कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसकी स्मॉल है, 3d की। इसका मतलब 3d की एनर्जी कम होगी और 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन पहले इसको फिल करेंगे, बाद में 4p में जाएंगे। तो इस तरीके से n+l रूल लगाकर हम तमाम सब शेल्स की एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम इनको कंपेयर करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। इसके लिए फिर एक टेबल बनाया हुआ है, अगर आप उस टेबल को याद कर लोगे तो फिर आपको इस तरह से अलग अलग कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले शेल की अगर हम बात करें तो उसमें एक ही सब शेल होता है 1s। दूसरे शेल में दो सब शेल होते हैं 2s एंड 2p। तीसरे में 3 होते हैं 3s, 3p और 3d। चौथे में 4 होते हैं 4s, 4p, 4d एंड 4f।
इस तरह से चलते जाओ, 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 6f 7s। इस तरह से आप इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इनकी फिलिंग किस तरह से होगी, इस तरह से इसको लाइन लगानी है ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस सब शेल के अंदर आएंगे 1s के अंदर, उसके बाद फिर 2s, उसके बाद फिर 2p, ऊपर से नीचे की तरफ आना है 2p और 3s, फिर उसके बाद 3p और 4s, फिर इस तरह से 3d 4p 5s, फिर इस तरह से 4d 5p और 6s, फिर इस तरह से, और ये इस तरह से सिलसिला चलता जाएगा। इसको आप मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब इसी तरतीब से आपने इसको लिख लेना है। सबसे पहले कौन सा फिल होगा, 1s के बाद फिर 2s और 2s, फिर उसके बाद 2p और 3s, 2p और 3s, फिर इसके बाद 3p और 4s, 3p 4s, और इसके बाद 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, और इसके बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। इसके बाद फिर आ जाओ 4f 5d 6p, 4f 5d 6p और 7s। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हमने बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से इनको तरतीब दे दिया। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो तो फिर आपको इनकी एनर्जी इजीली याद हो जाएगी। या अगर आपने ये टेबल नहीं याद करना तो इसको याद करने का एक और तरीका भी है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। स्कूल स्कूल, SS स्कूल स्कूल, PS पब्लिक स्कूल, फिर PS पब्लिक स्कूल, फिर DPS डिविज़नल पब्लिक स्कूल, DPS डिविज़नल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविज़नल पब्लिक स्कूल FDPS। इस तरह से इसके बाद भी फिर FDPS आएगा। तो आप इसको इस तरतीब से लिख लो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविज़नल पब्लिक स्कूल, डिविज़नल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविज़नल पब्लिक स्कूल। इस तरह से आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब इसमें जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, उनको ये नहीं पता लगता कि हमने जो P आ रहा है उस P के साथ हमने 2 लगाना है, 3 लगाना है, 4 लगाना है, जो D आ रहा है उसके साथ हमने 4D लगाना है, 5D लगाना है। तो ये याद रखना बहुत ही आसान है। देखो, पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसको हम S कहते हैं। तो इसका मतलब है S तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1S, उसके बाद फिर क्या आएगा 2S, चलते जाओ, फिर 3S आ जाएगा, फिर 4S, फिर 5S, फिर 6S, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 7S। जो P है, P सब शेल, वो सेकंड शेल से स्टार्ट होता है। इसका मतलब 1P नहीं होता। जो P स्टार्ट होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2P से। तो जहाँ पे भी आपको पहला P नज़र आता है उसके साथ 2 लिख दो, 2P, 2P के बाद 3P, 4P, इसके बाद 5P, और इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा 6P। इस तरह से जो D सब शेल है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। इसका मतलब जो पहला D हमें नज़र आ रहा है ये 3D होगा। 3D के बाद कौन सा D आएगा 4D, 4 के बाद कौन सा D आएगा 5D। और इसके बाद अगर हम F की बात करें तो जो F सब शेल है वो स्टार्ट होते हैं चौथे शेल से। तो F के साथ जब पहला F आएगा उसके साथ 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5F, फिर 6F, फिर 7F, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जो S सब शेल हैं वो फर्स्ट शेल से स्टार्ट हो जाते हैं, जो P सब शेल हैं वो सेकंड से स्टार्ट होते हैं, यानी 2P आएगा, 3P आएगा, 4P आएगा। इस तरह से जो D सब शेल है वो 3 से स्टार्ट होते हैं, और जो F सब शेल है वो 4 से स्टार्ट होते हैं। तो ये है कुछ F बो प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि जो सब शेल्स की फिलिंग है वो एनर्जी वाइज होती है, और एनर्जी को हम डिसाइड कैसे करते हैं इस रूल से, जिस रूल को हम कहते हैं N+L रूल। एक और बात इसमें याद रखनी है कि F बो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बल्कि ये एक जर्मन वर्ड से ड्राइव किया गया है। इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को तरतीब देना। तो ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल की। पाउलीज प्रिंसिपल हमें ये कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल टू हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं, सेम ऑर्बिटल में मौजूद हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एक ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हीलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये होती है 1s2 यानी s सब शेल के अंदर या s ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को देखते हैं। अगर n की वैल्यू को हम देखें दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि पहले शेल में मौजूद है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू 1 होगी। अगर एज़ोमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को देखें, चूँकि ये s सब शेल के अंदर है दोनों इलेक्ट्रॉन, और s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो l की वैल्यू 0 होगी। अब चूँकि ये s ऑर्बिटल के अंदर है और s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू भी क्या होती है 0, s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम इनके स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन की वैल्यू की बात करें, तो स्पिन जो होगा इनका उसकी वैल्यू होगी +1/2 और -1/2, यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल लफ्ज़ों में से ऐसे समझ लो, ये रूल हमें ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कभी भी सेम स्पिन के साथ नहीं आ सकते, वो ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये रूल हमें ये बताता है। अगर सेम स्पिन के साथ आ जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो ऑर्बिटल होगा वो अनस्टेबल होगा। इसलिए जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएंगे तो वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। इसके बाद अगर हम हॉर्न्स रूल की बात करें, हॉर्न्स रूल ये कहता है कि इफ़ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं इनको डीजेनरेट भी कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये नाम याद रखना है। अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे विल ऑक्यूपाई सेपरेट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेपरेट ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे विद सेम स्पिन। स्पिन जो होगा उनका सेम होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेम स्पिन के साथ, रेदर टू बी इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। इसकी बजाय कि वो एक ही ऑर्बिटल में रहें ऑपोजिट स्पिन के साथ, वो क्या करेंगे, वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाएंगे सेम स्पिन के साथ। अब इसको समझते हैं कि ये हमें बताता क्या है। नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3। अब SS के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन P में मज़ीद 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। P में मज़ीद 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY और PZ ऑर्बिटल। अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने इन ऑर्बिटल्स में लेके आना है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल कर दो, एक को यहाँ पे कर दो और एक को ये खाली रहने दो। या दूसरा तरीका ये है कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट ऑर्बिटल में भेज दो विद सेम स्पिन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हॉर्न्स रूल हमें क्या कहता है, हमने वो देखना है। हॉर्न्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीजेनरेट होते हैं, इनकी एनर्जी इक्वल होती है, जितनी px की एनर्जी होगी उतनी ही py की होगी, उतनी ही pz की होगी। तो अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो ये हॉर्न्स रूल के अगेंस्ट है, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये तरीका गलत है। हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फिल करेंगे जैसे हॉर्न्स रूल हमें बताता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो पहले इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। इस तरह से अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2
2s2 2p4। अब p में मज़ीद 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने p ऑर्बिटल्स में फिल करना है, तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन फिर वापस से रीफिलिंग होगी इसकी, इस तरह से 5वां होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, छठा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से अगले सब शेल की बारी आ जाएगी। तो हुर्ट्ज़ रूल हमें ये बताता है कि अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सेपरेट ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं विद सेम स्पिन। इस तरीके से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब हम कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के देख लेते हैं लास्ट पे। सपोज हमारे पास कोई एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है उसका 20। हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 20 वाले की। तो वो जो शुरू में मैंने आपको बताया था n+l रूल के तहत जो सब शेल्स की फिलिंग होती है जो एनर्जी वाइज, वो तरतीब आपको याद होनी चाहिए। पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है। ठीक है, इस तरह से इसकी फिलिंग होगी। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, s में 2, p में 6। ये साथ साथ गिनते भी जाना है, हमने 20 पूरे करने हैं। 6 2 8 2 10 2 12 और 6 18। इसके बाद 4s की बारी आएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 20 वाला एटम होगा, 20 एटॉमिक नंबर वाला एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूँ बनेगी। अब अगर एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 26 है तो इसकी क्या बनेगी? 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 4s के बाद फिर 3d आएगा। ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, p में 6, फिर s में 2, फिर p में 6, फिर s में 2। गिन लो कितने हो गए, ये 20 हो गए। यहाँ तक हमने करने कितने हैं? 26। तो d में 6 आ जाएंगे। मैक्सिमम d में 10 आ सकते हैं। जब d में 10 पूरे होंगे तो फिर अगले सब शेल की तरफ हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। ज़्यादा एग्जांपल्स मैं यहाँ पे नहीं दे रहा। 2 एटम्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने याद रखना है, उसमें एक्सेप्शंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है वो। एक जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24 एटॉमिक नंबर वाला क्रोमियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बनेगी? 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2। 20 हो गए, 20 और 4 इसमें 24। ये जो हम पीछे तरतीब पढ़ते आए हैं, इस तरतीब से ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। इसकी जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे इस तरह से होगी, 4s1 और 3d5। 3d5 ये इसकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये गलत है। इस तरतीब से आएंगे, फिर ये तरतीब आएगी। इसकी ये तरतीब नहीं आएगी जो मैंने ऊपर लिखी है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऑर्बिटल्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, इनकी स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, अगर इसमें 5 होंगे तो ये हाफ फील्ड होगा। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 होंगे तो वो हाफ फील्ड होगा। और जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। इस तरह एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 1 होगा तो एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। इस तरह से एक और है कॉपर, उसमें भी बिल्कुल सेम है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। इस तरह की इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर चेंज आता है, ये होती है 4s1 और 3d10। ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? अगेन रीज़न वही है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। इसमें आप देखो कि एस जो है ये हाफ फील्ड है
और डी कम्प्लीटली फील्ड है। तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस जिसमें डी पार्शली फील्ड है। 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये पार्शली फील्ड होगा, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कम्प्लीटली फील्ड, 5 होंगे तो फिर ये हाफ फील्ड हो जाएगा। उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पार्शियली फील्ड की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ये कम्प्लीटली फील्ड, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये हाफ फील्ड। तो ये वाली जो कन्फिग्रेशन है, ये वाली जो स्टेट है, ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये दोनों एटम्स का आपने याद रखना है कि इनकी कन्फिग्रेशन में थोड़ा चेंज आता है ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रूल्स हमने कुछ पढ़े, और लास्ट पे हमने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे राइट करते हैं। अब इसके एंड में जो फर्स्ट कमेंट होगा उस कमेंट में मैं आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो बता दूंगा। अगर आप इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पहले कमेंट को आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को मेंशन कर दूंगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएँ ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।